Now I am dropping it. 1, 2 and 3. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और हम ये भी जानेंगे क्या होगा अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग मास का है उसको सेम हाइट से अगर ड्रॉप करें तो पहले कौन सा ज़मीन को हिट करेगा। तो आइए पहले थोड़ा हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान लें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी कि अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट जिनका मास हम बढ़ाएं तो फोर्स भी बढ़ेगा, और अगर हम उनके बीच की दूरियां बढ़ाएं तो फोर्स ज़्यादा तेज़ी से कमेगा क्योंकि वहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि क्या होगा कि अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट जो कि अलग अलग मास के हैं उनको ड्रॉप करें। Okay, now I am dropping it. 1, 2 and 3. तो जैसा कि आपने देखा कि वो दोनों ही ऑब्जेक्ट जिनका मास अलग अलग था वो सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट करते हैं। लेकिन कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जिसका वज़न ज़्यादा है वो पहले ज़मीन पे गिरना चाहिए, लेकिन मैथमेटिकली ऐसा नहीं होता। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ये भी लिख सकते हैं F=g कैपिटल M जो कि मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, अपॉन r स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू दैट ऑब्जेक्ट। अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करें तो हम ये देख सकते हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही इक्वेशन से वैनिश हो जाता है। यानी कि a जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक कांस्टेंट नंबर आता है जिसको हम कई बार स्मॉल g से डिनोट करते हैं। जनरली इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली जाती है, लेकिन ये हर जगह फिक्स नहीं होती, ये एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है। इसकी वैल्यू हाइट ऑफ द रीजन के हिसाब से चेंज हो सकती है। तो इससे हमें ये पता चला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब हम कोई भी दो मास लें, चाहे वो जितना भी छोटा या जितना भी बड़ा हो, उसको हम अगर सेम हाइट से छोड़ें तो वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे ही हिट करेंगे। तो आइए ये देखते हैं कि क्या एक लीफ और क्या एक स्टोन को अगर हम सेम हाइट से छोड़ें तो क्या वो दोनों भी सेम टाइम पे ही ग्राउंड को हिट करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट से पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि क्या ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ही ज़मीन को हिट करेंगे या कोई पहले करेगा। तो जैसा कि आपने देखा ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन में कुछ फ्लॉ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे इसलिए नहीं गिरे क्योंकि स्टोन का वज़न काफ़ी ज़्यादा है और उसके सरफेस एरिया थोड़े रफ़ है, और लीफ हमारा काफ़ी लेस वेट है एज़ कम्पेयर टू स्टोन, और प्लस उसका सरफेस एरिया कुछ इस तरह है कि उसमें एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है। और हमारी इक्वेशन एक वैक्यूम के लिए है, ना कि एयर रेजिस्टेंस के लिए। हमारी इक्वेशन में कहीं भी हमने एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम यही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करें, एक लाइट ऑब्जेक्ट और एक हैवी ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो दोनों ही सेम टाइम पे ग्राउंड पे गिरेंगे। क्यों आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता? तो आइए ये वीडियो देखिए। आपको ये भी पता है कि एक एस्ट्रोनॉट ने भी मून पे ये सेम एक्सपेरिमेंट किया था हैमर और फेदर के साथ। आइए वो वीडियो भी देखते हैं। In
so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. तो आपने देखा कैसे मून के सरफेस में जहां एयर रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, हैमर और फेदर लगभग सेम टाइम पे ही मून के सरफेस को हिट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी होप यू हैव अंडरस्टूड समथिंग न्यू। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।